हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स, अपेक्षा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ अशोक प्रजापति। आज से हम आपका फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सेकेंड ईयर क्लास से प्रमोट होकर थर्ड ईयर में पहुंचे हैं, आशा करता हूं अगली क्लास के लिए आप सब लोग अच्छे से मेहनत करोगे और थर्ड ईयर का सिलेबस रेगुलर पढ़ते रहोगे। क्लास रेगुलर सभी को लेनी है। ऐसा नहीं हो कि कभी क्लास ली और कभी नहीं ली। अदरवाइज़ आप जो ठीक से, क्योंकि थर्ड ईयर जो है उसका मतलब फाइनल ईयर, और फाइनल का मतलब सारी एनर्जी एक साथ फोकस्ड करनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में जो गलतियां हुई, सेकेंड ईयर में जो गलतियां हुई, उन सारी गलतियों को अवॉइड करते हुए, उन सब से सबक लेते हुए, उन सब से सीख लेते हुए थर्ड ईयर में फुल पोटेंशियल के साथ, 100% पोटेंशियल के साथ, अपना 100% कमिटमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। और चूँकि सभी बच्चे, मैं जानता हूँ, अपेक्षा करता हूँ इस चीज़ की, आप सब बहुत मेहनती बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो सीरियसली इन सभी क्लासों को लोगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से ऑफ़लाइन क्लासेस फ़िलहाल स्टार्ट नहीं है। जैसा ही गवर्नमेंट से कोई निर्देश आएगा हम लोग ऑफ़लाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जब तक इस कोरोना काल में गवर्नमेंट की तरफ से कोई निर्देश हमें नहीं मिलता, तो हम अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, ताकि आपका कोई समय बर्बाद ना हो और हमारा सिलेबस धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाए, ताकि बाद में समय ना बचे, सिलेबस ना हो पाए, आप लोगों को पढ़ने में मुश्किलें हों। इसलिए हमने ये इस बार विचार किया है कि अभी आज से हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी होगी, शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासों का पहले कोई एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ली है। हम लोगों ने भी नहीं ली है ऑनलाइन क्लासेज, हमारा भी पहला ही एक्सपीरियंस है। क्योंकि क्लास में बैठ के, क्लासरूम क्लास और एक ऑनलाइन क्लास में थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़, हर एक लाइन जो भी बोर्ड पे लिखा हो वो ठीक से समझा सकूं, और आप पूरी तरह से एकदम एकाग्रचित होकर, ध्यान लगाकर मेरी सारी बातों को सुनोगे तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा क्लास में, जो बैठ के क्लास लेते हो उसमें और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर से दोबारा एक बार कह रहा हूँ, रेगुलर क्लास सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं पुराने, जो सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर थर्ड ईयर में आए हैं, सभी को रेगुलर क्लास लेनी ही है। टाइम फिक्स करना है कि इस क्लास पे लेनी है। जो चीज़ समझ में आए उनको नोट डाउन करना है कि ये चीज़ें, ये हो गया, ये टॉपिक है, ये समझ गए। केवल एज ए पिक्चर देखने जैसा नहीं कि केवल जैसे फिल्म पिक्चर देखी, आधी देखी, अच्छी नहीं लगी, छोड़ दी, वैसा बिहेव नहीं करना है। क्योंकि ये क्लास है और आप सबका पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी बहुत खामियां हो सकता है हो। हालांकि हम इस तरह की खामियां छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ कमियां रह जाएं। कभी वॉइस की प्रॉब्लम हो, कभी पिक्चर क्वालिटी की प्रॉब्लम हो, कभी आप देख रहे हो तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो आगे धीरे धीरे आप कंप्लेन करोगे, सुधारते जाएंगे। तो ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की क्लास। अगेन माई सेल्फ अशोक प्रजापति, आप जानते हो वैसे तो, फिर भी पेपर फर्स्ट हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। उस पेपर फर्स्ट का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे शानदार पेपर है, अच्छा है, लेंदी ज़रूर है थोड़ा सा, मैथमेटिकल एनालिसिस ज़्यादा है, तो थोड़ा समझने का है। इसलिए मैं दोबारा से फिर से कहूँगा कि सीरियसली समझें, सुने, एकाग्रचित्त होकर, एकांत रूप से अलग कमरे में सेपरेट रहकर इसको सुनना है।
ऐसे नहीं कहीं भी आप बैठ के टेबल कुर्सी लगा के बरामदे में बाहर घूम रहे हो और क्लास ले रहे हो, ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। बिल्कुल अपने रूम में बंद होके इसको आईफोन लगा के या ब्लूटूथ लगा के, जो भी आपके पास डिवाइस हो उसका यूज़ करके, और आप लोग ठीक से ध्यान से समझना है करेक्टली। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हें भी आगे सजेस्ट करें कि सब लोग बच्चे इसको रेगुलर जुड़ें, क्योंकि ये आपका सिलेबस है। अगर निकल जाएगा तो प्रॉब्लम आपको भी हो जाएगी बाद में। पता नहीं ये कोरोना का जो कोविड-19 की वजह से जो चल रहा है डिले, वो पता नहीं कब तक चलेगा। मैं नहीं कह सकता या आप भी नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का निर्देश है, कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। तो हमें कंटिन्यू करना ही करना है। तो हमें आज से ही ये शपथ लेके पढ़ाई करनी है कि हमें रेगुलर स्टडी करनी है, ढंग से ध्यान से समझ के, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम यांत्रिकी, मैकेनिक्स कह सकते हैं या क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं, फिजिक्स की ही ब्रांच है मैकेनिक्स। तो सबसे इंटरेस्टेड बुक है पूरी, लेकिन मैंने फिर कहा ना सीरियसली पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो मार्किंग होती है वो ज़बरदस्त होती है। मतलब चाहो तो फुल मार्क्स ला सकते हो। जितने नंबर का ये पेपर है वो फुल मार्क्स, एक आध नंबर कट जाए तो कोई बात नहीं, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना होगा। तो पेपर फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसकी फर्स्ट यूनिट का नाम है क्वांटम सिद्धांत का विकास। अब क्वांटम शब्द ऑलरेडी तुमने कभी छोटी पिछली क्लासों में 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सभी क्लासों के अंदर इस शब्द को पढ़ा है। ऐसा नहीं कि ये शब्द कोई नया है, जनरली कॉमन वर्ड है क्वांटम। कई बार इसके सिद्धांत को तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी। तो अब यहाँ जो पूरी किताब है क्वांटम बेस्ड है, इसीलिए इसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स, और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक अलग से उसी के अंदर चैप्टर है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे क्वांटम सिद्धांत का विकास या क्वांटम भौतिकी का विकास। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये थोड़ा सा ठीक से समझिए। क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम भौतिकी कह सकते हैं, ये अपन अच्छे से जानते हैं कि मूल रूप से दो तरह की यांत्रिकी या दो तरह की भौतिकी प्रचलित है। एक क्लासिकल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, चिड़सम्मत भौतिकी, यानी 1900 से पहले की जो फिजिक्स है या मैकेनिक्स है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल। अब इसमें जो थ्योरी हैं, नियम्स हैं, रूल्स हैं, वो कुछ सिद्धांतों को, कुछ घटनाओं को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो 19वीं सदी में या उसके बाद में ऑब्ज़र्व हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कौन कौन से रूल्स हैं। नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। 12th क्लास में भी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ चुके हैं कि नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका जो वस्तु होती है काली, उससे जो विकिरणों का उत्सर्जन होता है, विकिरण उत्सर्जन। तो ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, घटनाएं हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका का विकिरण उत्सर्जन और भी हैं एक्सेट्रा, उन सब का एक्सप्लेशन, उन सब की व्याख्या इस चिड़सम्मत थ्योरी के आधार पर करना संभव नहीं है। यानी चिड़सम्मत भौतिकी के जो रूल्स हैं, 19वीं सदी से पहले जो रूल्स दिए गए थे, तरंग सिद्धांत या और कोई सिद्धांत जो थ्योरी दी गई थी, उसके आधार पर हम इन सारे
नियम्स को या थ्योरीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी कि इन जो मैंने नाम लिखे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका का विकिरण उत्सर्जन या कृष्णिका के विकिरणों का स्पेक्ट्रम, उसका एक्सप्लेनेशन हम चिरसम्मत सिद्धांत या चिरसम्मत भौतिकी या चिरसम्मत फिजिक्स के आधार पर नहीं कर सकते। यानी कि ये इसको एक्सप्लेन करने में नाकामयाब है, असफल है। इसीलिए हमें एक नई फिजिक्स प्रोडक्ट करनी पड़ी जिसका नाम क्या है, क्वांटम यांत्रिकी। एक नई फिजिक्स की आवश्यकता हमें पड़ी। क्यों पड़ी, मैंने बताया ना भाई, क्या बोला मैंने, क्वांटम यांत्रिकी का विकास क्यों हुआ, क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक क्वेश्चन दिमाग में होता है कि ऑलरेडी फिजिक्स जो चल रही थी, तो ये नई फिजिक्स हमने क्यों स्टार्ट की, क्यों इसके डेवलपमेंट की आवश्यकता हमें पड़ी। तो इसके लिए एक सामान्य सा एक ऑब्जर्वेशन मैंने दिया है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कृष्णिका का रेडिएशन, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए जो चिरसम्मत भौतिकी थी वो असफल है। तो इसलिए एक नई फिजिक्स का हमने आविष्कार किया जिसका नाम क्या है, क्वांटम। हमने मतलब पहले साइंटिस्टों ने, हम ही हैं वो सब, इसमें कोई वो नहीं है। तो क्वांटम यांत्रिकी का आविष्कार किया और इस क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल बेसिक रूल है वो है प्लांक का नियम या प्लांक की थ्योरी। नाम आप लोगों ने पहले भी इसका पढ़ा है, प्लांक का सिद्धांत या नियम कह सकते हैं। प्लांक साइंटिस्ट का ही एक नाम है। तो प्लांक ने एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया कि कृष्णिका जो होती है, सबसे पहले कृष्णिका को समझ लो क्या होती है। वैसे तो थर्ड ईयर के इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप सभी लोग, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, कृष्णिका मतलब काली वस्तु, ब्लैक बॉडी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक बॉडी, काली वस्तु। तो काली वस्तु जो होती है वो अन्य की तुलना में मैक्सिमम मात्रा में रेडिएशन का उत्सर्जन करती है। ब्लैक बॉडी जो होती है, काली वस्तु, सबसे ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन ऑब्जर्व भी करती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन का उत्सर्जन, इमिशन भी करती है। मतलब अच्छी अवशोषक भी होती है और अच्छी उत्सर्जक भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोयला होता है काला, ठीक है, आप सब लोगों ने यूज़ किया है कोयला। तो कोयले को जब गर्म करते हैं तो अन्य किसी वैसे पत्थर कोई है उसकी तुलना में, या ईंट है उसकी तुलना में ज़्यादा हीट लेकर तुरंत लाल सुर्ख होके आग की तरह जलने लगता है। इसका मतलब उसकी एब्जॉर्वेशन पावर क्या है, बहुत ज़्यादा, हीट को बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर एब्जॉर्ब करता है। और फिर इमिशन, उत्सर्जन भी करता है। उत्सर्जन होगा तभी तो हीट मिलेगी वापस। कोयला गर्म होके एब्जॉर्ब कर ली, फिर उसके बाद उत्सर्जन करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। काई के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विकिरण। विकिरण एक्चुअल में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। विकिरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ चुके हैं, कई सारे पार्ट उसके होते हैं। रेडियो तरंग, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, परावैंगनी किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विकिरण जो कि ऊष्मा ऊर्जा है। सारे ही ऊर्जा होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ही क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा के टाइप हैं फ्रिक्वेंसी और के रूप में, तो वो क्या है, विकिरण भी क्या है, ऊष्मा ऊर्जा है, जो किस में से उत्सर्जित हो रही है, कृष्णिका में से। होने को सभी में से होती है, लेकिन मैक्सिमम की जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, कृष्णिका की। इसलिए अध्ययन भी, स्टडी भी हम किसका करते हैं, कृष्णिका का, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो काली वस्तु से जो उत्सर्जन हो रहा है ऊष्मा का, वो ज़्यादा मात्रा में होता है बजाय अन्य के। तो जो ऊर्जा उत्सर्जन होता है वो किस रूप में होता है, अगर इसकी थ्योरी को हम इस सिद्धांत के आधार पर समझाना चाहें तो नहीं समझा पा रहे हैं। इसलिए प्लांक ने एक थ्योरी पेश की, प्लांक ने एक सिद्धांत दिया कि काली वस्तु से जो ऊष्मा ऊर्जा यानी कि विकिरणों का
उत्सर्जन हो रहा है। विकिरण क्या है? ऊष्मा ऊर्जा है। विकिरण एक्चुअल में क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो विकिरणों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा ऊर्जा जो ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित हो रही है, वो ऊर्जा कंटिन्यूअस ना होकर, सतत रूप से ना होकर, एक निश्चित पैकेट जिसको कह सकते हैं, या निश्चित वैल्यू, निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। N4 n = 1 2 3 ... H क्या है? प्लांक नियतांक। H क्या है यहाँ पे? प्लांक नियतांक है। और न्यू क्या है? न्यू क्या है? तरंग की आवृत्ति। तरंग ही विकिरण है। आवृत्ति तो सब जानते ही हो, बहुत क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। तो तरंग या विकिरणों की आवृत्ति। विकिरण कोई अलग से स्पेशल वर्ड नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक रूप है विकिरण, ऊष्मा ऊर्जा। तो ऊष्मा ऊर्जा या विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति न्यू, और H प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल और सेकेंड। ये H प्लांक नियतांक की वैल्यू है। तो प्लांक की थ्योरी क्या है? एक बार दोबारा से समझिए। प्लांक ने जो थ्योरी पेश की वो काली वस्तुओं के लिए थी, अब उसको और सब में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांक ने थ्योरी दी थी वो कृष्णिका वस्तु के लिए दी, यानी काली वस्तु से जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, वो उत्सर्जन कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है कि लगातार कितनी भी, कभी ज़्यादा कभी कम जैसे निकलती जा रही है, वैसा नहीं है। बल्कि क्या है? एक निश्चित ऊर्जा के पूर्ण गुणज के रूप में। पूर्ण का मतलब होल नंबर्स, इसका 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, यानी कि 1.5, 2.5, पौने 3, 3.25, ये नहीं। क्वांटम वर्ड का अर्थ यही होता है। क्वांटम वर्ड का अर्थ यही होता है। क्वांटम शब्द कहीं भी लगा दो, इसका मीनिंग जो है शॉर्टली वो क्या है? एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होना। निश्चित मान का पूर्ण गुणज होना क्या है? क्वांटम शब्द। क्वांटम शब्द का अर्थ ये कहीं भी लगा दो। जैसे आवेश का क्वांटम पढ़ा तुमने कि आवेश का विनिमय होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम के पूर्ण गुणज के रूप में। तो ये भी क्वांटम लक्षण है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग ऊर्जा जो निकल रही है, और निकलना ही नहीं, अवशोषण भी, प्लांक की थ्योरी के अनुसार कृष्णिका द्वारा ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा का उत्सर्जन किस रूप में होता है? एक निश्चित मान hν के पूर्ण गुणज के रूप में। और इस निश्चित मान को हम बोलते हैं ऊर्जा पैकेट के रूप में फोटोन। क्या बोलते हैं इसको? फोटोन बोलते हैं hν को। ये ज़्यादा ऐसा कुछ वर्ड है नहीं, पहले भी आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। hν जो निश्चित ऊर्जा की वैल्यू है, ऊर्जा ही hν कोई चीज़ नहीं है, कोई संख्या सूत्र नहीं है, कोई ऊर्जा का मान है, जहाँ h ये कांस्टेंट है प्लांक और ν आवृत्ति है। अलग अलग आवृत्ति, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित हो सकते हैं। तो फोटोन के पूर्ण गुणज के रूप में 10 फोटोन निकले, 20 फोटोन निकले, 50, 100, 150। अब 2.5 फोटोन नहीं हो सकते, 3.5 नहीं हो सकते, 4.5 नहीं हो सकते। तो इसी का मतलब है क्वांटम। तो क्वांटम वर्ड का मतलब समझ में आ गया? एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज। हॉल, पूर्ण का मतलब पूरी संख्या, 2, 4, 6, हाफ, 1.5, पौने 2, पौने 3, 3.25 नहीं, पूरा। तो क्योंकि पैकेट हो गया तो पैकेट तो पूरा ही होता है, जैसे बिस्कुट का पैकेट होता है पूरा ही तो है। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट, 1.5 पैकेट तो कोई खरीदता ही नहीं है, ना कोई देता है। तो ऐसे ही ये पैकेट के रूप में इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऊर्जा पैकेट, फोटोन एज ए क्या है? ऊर्जा पैकेट। तो ऊर्जा पैकेट के रूप में ऊर्जा का इमिशन हो रहा, अवशोषण हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। तो ये प्लांक ने सबसे पहले थ्योरी सबके सामने रखी, किसको समझाने के लिए? कृष्णिका के द्वारा अवशोषण उत्सर्जन को एक्सप्लेन करने के लिए। और क्यों? क्योंकि चिरसम्मत थ्योरी फेल है,
असफल है, इसलिए उसने क्वांटम सिद्धांत को पेश किया और तभी से क्वांटम यांत्रिकी की हमें आवश्यकता पड़ी। तो समझ में आ गया क्वांटम क्या है। प्लांक की थ्योरी ये है, एक बार फिर से सुन लीजिए। काली वस्तु जो होती है जिसको कृष्णिका बोलते हैं, ब्लैक बॉडी, उसके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हमेशा एक निश्चित मान h न्यू के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। उस निश्चित मान को हम कहते हैं फोटोन, h न्यू, h प्लांक नियतांक और न्यू क्या है, आवृत्ति। तो इसी बेस पर क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ है। ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, अपन क्या पढ़ेंगे, कृष्णिका विकिरण और विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम। यानी कि कृष्णिका मैंने अभी बताया ही है आप लोगों को। कृष्णिका मतलब काली वस्तु। तो काली वस्तु को अपन अगर किसी ताप पर गर्म करें तो उसमें से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, कृष्णिका विकिरण बोलते हैं। अब इन कृष्णिका विकिरणों का अध्ययन करना है, क्योंकि विकिरण जो हैं वो किसी एक तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के ही उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य और अलग अलग आवृत्ति के उत्सर्जित होते हैं। उनकी मात्रा भी अलग अलग होती है, जिन्हें अपन कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। तो कृष्णिका विकिरण का, ऊर्जा स्पेक्ट्रम का अगर हमें अध्ययन करना है तो अलग अलग ताप पर रखे वस्तु का विकिरणों में कितनी तरंगदैर्घ्य की कितनी मात्रा उत्सर्जित हो रही है, उसका हमें पूरा डिटेल से अध्ययन करना होगा। तो यदि हम तरंगदैर्घ्य लैम्डा और स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा के मध्य ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचना किसके रूप में, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, सभी विकिरणें अलग अलग तरंगदैर्घ्य की भी उत्सर्जित होती हैं, और स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा। उत्सर्जन क्षमता का मतलब है प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों की मात्रा या ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा कहलाती है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। तो ई लैम्डा और लैम्डा में एक वक्र खींचना है, यानी किस तरंगदैर्घ्य के संगत कितनी मात्रा में किस तरंगदैर्घ्य की कितनी सारी विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरण निकलेंगे तो कितनी, इस तरंगदैर्घ्य के इतने विकिरण, इस तरंगदैर्घ्य के इतने विकिरण, सबके निकलेंगे। तो हम अगर एक ग्राफ खींचें तो हमें इस तरह के ग्राफ आएंगे। अलग अलग ताप पे हमें ग्राफ खींचने हैं। ये अलग अलग ताप पे हमने वक्र खींचे हैं। तो इस तरह के वक्र हमें अलग अलग ताप पर दिखाए। ये जो पीक पॉइंट है इसका मतलब मैक्सिमम क्षमता है। इसको हम शो करेंगे गाई से ई लैम्डा एम। 3 वक्र हैं तो इसको ई लैम्डा एम 1 लिख दें, और इसके संगत जो तरंगदैर्घ्य है उसको लैम्डा एम, एम फॉर मैक्सिमम है। एम का मतलब क्या है, मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम। दूसरा जो वक्र है अलग अलग तापों पर है, ये T1 ताप पर, ये T2 ताप पर और ये T3 ताप पर। तो तीनों ही वक्रों में पीक पॉइंट जो हैं वो पीक पॉइंट किसके लिए हैं, अधिकतम। ये भी ई लैम्डा एम है। ये सेकंड वक्र के लिए तो 2 लगा सकते हैं, इसके संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम 2 लिख सकते हैं। और थर्ड वक्र ये, इसके लिए ई लैम्डा एम 3 लिख दीजिए, और ये लैम्डा एम 3। तो 3 वक्र हमने बनाए हैं अलग अलग तापों पर, T1 ताप पर, T2 ताप पर और T3 ताप पर। तो यहाँ पे जो लैम्डा एम है, यहाँ पे T1 सबसे ज़्यादा ताप है, T2 सबसे कम, उससे कम T3, यानी T1, T2, T3 की रेंज ये है। ये ज़्यादा ताप, ये उससे कम ताप और ये उससे कम ताप। तो ये मतलब T1 ताप पर कृष्णिका को रखते हुए ग्राफ बनाया हमने। T1 ताप पर विकिरण किस तरह उत्सर्जित होते हैं, कितनी तरंगदैर्घ्य के किस क्षमता के होते हैं,
ये T2 ताप पर रख के बनाया है और ये T3 ताप पर। अब इन वक्रों का एनालिसिस करें तो क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं, मतलब इस स्पेक्ट्रम की क्या मुख्य विशेषताएं हमें दिखाई दे रही हैं वो हमें समझनी है। नंबर 1, तो पूरा जो वक्र है वो सतत है। सतत मतलब नॉन ब्रेकेबल, बीच में ब्रेक नहीं है ना कहीं भी, कंटिन्यूअस है, सतत है। तो सतत वक्र होना क्या शो करता है? कोई लाइन अगर सतत है कंटिन्यूअस और कोई लाइन मान लो ऐसे है बीच में गैप है, तो इसका क्या अर्थ होता है? गैप वाली लाइन का मतलब ये वैल्यू गायब है, ये वैल्यू गायब है, ये वैल्यू गायब है, यानी इस मान के संगत प्राप्त नहीं होता, इसके संगत नहीं होता, इसके संगत नहीं होता। और सतत का मीनिंग क्या होता है? सभी वैल्यूज़ है, यानी हर एक मान का वैल्यू है। इसका मतलब तो वक्र का सतत प्राप्त होना, कंटिन्यूअस बन रहा है वक्र पूरा, चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो। तो वक्र का सतत प्राप्त होना क्या दर्शाता है? कि सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण कृष्णिका से उत्सर्जित होंगे। सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण मतलब इस तरंग दैर्घ्य के विकिरण भी हैं, इसके संगत भी हैं, इसके संगत भी हैं, बीच में ब्रेक नहीं है ना। अगर ब्रेक होता, यहाँ गायब होता मान लो वक्र, तो मतलब ये होता कि इस तरंग दैर्घ्य के विकिरण नहीं निकलेंगे, बाकी और के निकलेंगे। लेकिन चूंकि ब्रेक नहीं है, इट्स मीन क्या है? सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण कृष्णिका से उत्सर्जित होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस वक्र से स्पष्ट हो रहा है कि किसी नियत ताप पर, नियत मतलब या T1 पे बात कर लो, या T2 पे, या T3 पे बात कर लो, किसी पे बात कर लो, तो किसी नियत ताप पर प्रारंभ में लैम्डा का मान बढ़ने के साथ उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ रही है। देखो शुरू में जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है लैम्डा के साथ साथ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ रही है, और एक मैक्सिमम मान तक बढ़ने के बाद घटती जाती है। मैक्सिमम मान वाली क्षमता को हमने कैसे शो किया है? ई लैम्डा एम, और इसके संगत तरंग दैर्घ्य स्पेशल है लैम्डा एम, एम फॉर मैक्सिमम हमने दिखाया है। सभी वक्रों में वही स्थितियां हैं, पहले लैम्डा एम के साथ क्षमता बढ़ रही है, उसके बाद घट रही है। सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? इन वक्रों को देखो, ताप जैसे बढ़ रहा है अलग अलग, ये T1 ताप पर, ये T2 पर, और ये क्या है T3 ताप पर। तो इसमें जो ताप T2 बढ़ रहा है, T3 बढ़ रहा है, तो लैम्डा एम का मान क्या हो रहा है? देखो T3 का मान घट रहा है सबसे कम, T2 उससे ज़्यादा है, और T1 सबसे ज़्यादा है। तो T1 ताप पर जो लैम्डा एम का मान है ये लैम्डा M1, T2 ताप पर ये लैम्डा M2, और T3 ताप पर ये लैम्डा M3। तो तीनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? लैम्डा M3 की, इधर की तरफ ज़्यादा है, जबकि ताप सबसे कम है ये। इसका मतलब ये है कि कृष्णिका वस्तु का ताप घटने के साथ तरंग दैर्घ्य लैम्डा M का मान बढ़ता है, यानी कि लैम्डा M जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/T। ताप के क्या है? विक्रमानुपाती। ताप बढ़ने के साथ इसका मान घट रहा है, ये ताप ज़्यादा है ना T1 तो घट गया, ताप घटने के साथ इसका मान बढ़ रहा है, तो लैम्डा M प्रोपोर्शनल टू 1/T, या T प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा एम लिख सकते हैं। समानुपातिक चिन्ह हटा के नियतांक लिख सकते हैं B, जहाँ B कहलाता है B नियतांक। B क्या कहलाता है? बीन नियतांक। ये कांस्टेंट है B, बीन नियतांक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3.989 गुणा 10⁻³ जूल मीटर इंटू केल्विन। फिर चौथा पॉइंट क्या है? इसको बीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? बीन का विस्थापन नियम। बीन का क्या कहते हैं इसको? विस्थापन। विस्थापन इसलिए कह रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य का ताप बढ़ने के साथ विस्थापन हो रहा है। ताप बढ़ता है तो इधर विस्थापन हो गया, ताप घटता है तो इधर विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? बीन का विस्थापन नियम। तो थर्ड पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो है वो क्या है?
किसी नियत ताप पर जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है कृष्णिका की ई लैम्डा एम के संगत मैक्सिमम जो है वो काई के समानुपाती होती है पंचम घात के, ताप की पंचम घात के। ई लैम्डा एम की जो वैल्यू है वो ताप की पंचम घात 5 घात के समानुपाती होती है। पांचवा पॉइंट क्या है, कुल उत्सर्जन क्षमता अगर लिखें ई तो वो प्रोपोर्शनल होती है टी की 4 घात के चतुर्थ घात के समानुपाती। इसको हम स्टीफन का नियम कहते हैं। ये नियम क्या कहलाता है, स्टीफन नियम कहलाता है। तो कुल उत्सर्जन क्षमता ई काई के समानुपाती होती है कृष्णिका के ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती। समानुपाती नियतांक हटा के ये लिख सकते हैं सिग्मा T4, जहाँ सिग्मा क्या है, स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक है, कांस्टेंट है। तो ये मूल विशेषताएं हैं स्पेक्ट्रमी ऊर्जा, जो कृष्णिका का विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम है उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन अपन क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कर पाएंगे। चिरसम्मत सिद्धांत इन सबके रीज़न समझाने में असफल है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों आया, चतुर्थ घात के क्यों समानुपाती है, पंचम घात के वो क्यों समानुपाती है, ई लैम्डा एम, कुल उत्सर्जन क्षमता स्टीफन नियम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तो लिख दिया अपन ने, इस वक्रों को देख के लिखा है हमने, तो वक्र बनाया प्रैक्टिकली, ऑब्जर्वेशन वक्र को देख के सारे लिख दिए। लेकिन अब इन सब का रीजन जब समझाएंगे तो क्वांटम थ्योरी के आधार पर ही समझा पाएंगे। तो वो इसीलिए हमें क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स का विकास करना पड़ा, उसकी थ्योरी को प्रतिपादित करना पड़ा। क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी। तो ये इसको समझना है खाली। अब इसके आगे अगली क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा।